हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग रिएक्ट ट्यूटोरियल के रिएक्ट मास्टर ट्यूटोरियल के सेशन 2 में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज सेशन 2 में इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा और चीज़ें और कंसेप्ट को सीखेंगे रिएक्ट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कहाँ बंद किया था, यहाँ पर बंद किया था, इलेवेट कोडर्स हमने डिस्प्ले करवाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ, जरा हम लोग देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है। ठीक है, इलेवेट कोडर्स हमको यहाँ पर दिख रहा था, इलेवेट कोडर्स करके। ठीक है, तो इसके आगे जरा हम चलते हैं और समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो कैसा है कि यहाँ पर कुछ और भी फाइल्स है जिसको हमको थोड़ा समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जरा इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है, अभी पैकेज डॉट जेसन क्या फाइल है, क्या है इसके अंदर। तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर तुमको अपने प्रोजेक्ट का नाम, तुम्हारे प्रोजेक्ट का वर्जन नंबर, ठीक है, और तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसीज का मतलब है तुम्हारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए किस किस लाइब्रेरी की जरूरत है। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ये सारे लाइब्रेरीज की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो हमारा पैकेज डॉट जेसन है, वो ऐसा समझ लो हमारे पूरे प्रोजेक्ट का एक क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। मतलब हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए वो पूरा पैकेज डॉट जेसन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक और फाइल है जिसका नाम है पैकेज लॉग डॉट जेसन। अभी पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या है, तो ऐसा समझते हैं जो हमारा पैकेज डॉट जेसन है। ठीक है, अभी जैसे कि पैकेज डॉट जेसन समझो, एक हमारा समझो ये एक डिश है हमारा। ठीक है, डिशेस पता होंगे आपको। ठीक है, समझो ये हमारा एक डिश है। ठीक है, या ठीक है कोई डिश हमने बना रखा है। ठीक है, जिसके समझो हमको चाय बनाने का है, चाय, हाँ समझो हमको क्या बनाने का है, टी बनाने का है। ठीक है, अब जब टी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, समझो ये मेरा एक तरीके का टी है, रिएक्ट डोम करके ये मेरा टी है। ठीक है, अभी इस टी को अगर मुझे बनाने का है तो मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा, चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए। ठीक है, या और भी चीज़ें जो भी तुमको डालना है, तो कुछ आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मेरे प्रोजेक्ट में यह वाला लाइब्रेरी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो इस लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए भी हो सकता है कि कुछ और लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट हो। समझ रहे हो। ठीक है, तो मैं एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, मैं रिएक्ट डॉम करके एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट में, बट इस लाइब्रेरी को रन करने के लिए और भी लाइब्रेरी की जरूरत होगी। जैसे कि मैं समझो इस प्रोजेक्ट में समझो मैं टी पी रहा हूँ, अगर मैं टी पी रहा हूँ बट टी पीने बनने के लिए कुछ और भी चीज़ें की जरूरत है, सिर्फ डायरेक्टली आपको टी मिल जाएगा नहीं। अब टी बनाने का है तो कुछ और भी चीज़ें चाहिए रहेगी, आपको पानी चाहिए रहेगा, चाय पत्ती चाहिए रहेगा, चीनी चाहिए रहेगा। ठीक है, तो कुछ और चीज़ें भी चाहिए। उसी तरीके से जब आपको एक लाइब्रेरी यूज़ करना है, ठीक है, जब आपको एक लाइब्रेरी यूज़ करना है तो उस लाइब्रेरी को वर्क करने के लिए कुछ और लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि मैं रिएक्ट डोम यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो रिएक्ट डोम को रन करने के लिए भी कुछ लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो लाइब्रेरी कहाँ लिखा गया है, तो वो पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर लिखा गया है। ठीक है, पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या है, समझो ये जस्ट क्या है, समरी पार्ट हो गया। पैकेज डॉट जेसन क्या है, जस्ट समरी है कि आपको कौन सा लाइब्रेरी की जरूरत है। और ये पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या है, उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि तुमने एक लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल किया है, रिएक्ट डॉम करके एक लाइब्रेरी इंस्टॉल किया, बट उस लाइब्रेरी को भी रन होने के लिए कौन सा लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा का पूरा पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर लिखा गया है। समझे। तो ये एक समरी पार्ट हो गया और उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पूरा इसके अंदर हो गया। और ये दोनों हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है हमारे प्रोजेक्ट का। तो इसको हमको डिलीट नहीं करना है, भूल के भी डिलीट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन फाइल है। ठीक है, इसके बिना समझो अभी जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में बताया था आपको, नेक्स्ट मतलब लास्ट सेशन में, कि जो नोड मॉड्यूल्स है हमारा, वो हमारा पूरा लाइब्रेरी को रखता है। हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जितनी भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है वो पूरा नोड मॉड्यूल्स के अंदर है। ठीक है, तो सपोज अगर मैंने गलती से ये नोड मॉड्यूल्स डिलीट मार दिया तो क्या होगा, करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो मेरा बंद कर देता हूँ, ये मेरा जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, जाता हूँ मैं नोड मॉड्यूल्स का जो मेरा फोल्डर है उसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, यूट्यूब के अंदर गया, रिएक्ट मास्टरी में गया, रिएक्ट ट्यूटोरियल में गया, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर में डिलीट मार देता हूँ। मार दिया मैंने रिएक्ट मॉड्यूल्स का फोल्डर डिलीट। ठीक है, ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर का साइज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मैंने डिलीट मार दिया, समझो तुम भी डिलीट मारते हो तो डिपेंड करता है कि इसको डिलीट होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जैसा तुम्हारा सिस्टम का परफॉर्मेंस होगा उतना समय लग सकता है। मेरा सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है इसलिए तुरंत डिलीट हो गया। ठीक है, अब डिलीट होने के बाद क्या होगा, अगर तुम इसको रन करने का ट्राई करोगे नहीं रन होगा। मैं करके दिखा देता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ npm स्टार्ट, रन नहीं होने वाला। ठीक है, रन ही नहीं होगा, बोलेगा रिएक्ट स्क्रिप्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल वोटेवर।
ठीक है, रन ही नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या है देखो, अभी नोड मॉड्यूल्स फोल्डर मैंने क्यों डिलीट मारा, इसको डिलीट करने की क्या जरूरत पड़ती है, जरा इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जो नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर होता है ना, उसके अंदर क्या है, जस्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो भी लाइब्रेरी है, जो भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर है। तो क्या होता है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालते हैं, ठीक है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है रिएक्ट ट्यूटोरियल करके, जब मैं इसको अपने गिटहब पे डालूंगा, उस अंदर समझो अगर मैं नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी डाल दूं, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, तो क्या होगा, हमारे गिटहब का जो साइज है रेपोजिटरी का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। ठीक है, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर में बहुत सारी लाइब्रेरीज होगी। ठीक है, और उसकी वजह से हमारा जो गिटहब का रेपोजिटरी का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फाइल हो जाएगी, एन नंबर ऑफ फाइल्स हो जाएंगे हमारे गिटहब रेपोजिटरी में, जो कि हमको नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, बस लाइब्रेरी है, जिसको जो मेरे को चाहिए मेरे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो मुझे गिटहब पे डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गिटहब पे उसको डालने की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, इसलिए एक गिट इग्नोर करके हमारे पास एक फाइल होती है, जिसके अंदर क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर मारा जाता है। ठीक है, तो गिट इग्नोर करके हमारे पास एक फाइल होता है, जिसके अंदर नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर मार दिया जाता है। जैसे ही नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर मारा, तो वो गिटहब पे नहीं जाएगा। ठीक है, गिटहब पे जाता ही नहीं नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। ठीक है, गिटहब पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर डालने की जरूरत ही नहीं है। तो समझो अगर कोई दूसरा बंदा आपके गिटहब पे आके उसको इंस्टॉल कर ले, मतलब उसको यूज कर ले, ठीक है, डाउनलोड कर ले और उसको रन करने का ट्राई करे, तो कैसे रन करेगा। ठीक है, रन करने के लिए उसको भी वो सारी लाइब्रेरीज, वो सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पैकेज डॉट जेसन फाइल एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। तो हमारे प्रोजेक्ट में ये पैकेज डॉट जेसन फाइल होता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल होता है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल चालू करूँ और एक कमांड लिखूँ जिसका नाम है npm install, npm इंस्टॉल करके, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि तुम्हारे पास पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल है क्या। अगर है तो उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सा लाइब्रेरी तुमको चाहिए, सब कुछ इंस्टॉल मार दो। ठीक है, अब ये मार देगा इंस्टॉल। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है, अभी तुमको देखना देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर इंस्टॉल होना चालू हो गया है। ठीक है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल, ये दोनों फाइल की मदद से मैं वापस से नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को जो भी लाइब्रेरी, जो भी डिपेंडेंसी चाहिए रहेगा इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो मैंने वापस से इंस्टॉल मार लिया। इंस्टॉल मारने के बाद मैं लिख सकता हूँ, cls कर देता हूँ, लिखता हूँ npm start। ठीक है, अभी मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा सक्सेसफुली, और अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो रन हो गया मेरा प्रोजेक्ट, इधर रन हो रहा है। ठीक है, 11 कोडर सब लिख के आ जाएगा। तो ये था हमारा। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर मैं डिलीट मारना चाहूँ मार सकता हूँ। ठीक है, उसकी साइज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग उसको गिटहब पे डालते नहीं, और मैं अगर उसको गलती से डिलीट भी कर दूँ तो मैं वापस से उसको रीजनरेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स का तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जो भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों फाइल को छेड़ना कभी नहीं है। इनके फाइल ये ऑटोमेटिक मैनेज किया जाता है, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, एनपीएम के द्वारा। ठीक है, एनपीएम जो मैंने बताया था तुमको, नोड पैकेट मैनेजर। ठीक है, उसके द्वारा ये सब कुछ मैनेज किया जाता है, हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमको बस हमारा जो काम है, हमारा मेन काम किसके अंदर होगा, एसआरसी फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है, हमारा जो मेन काम है वो एसआरसी फोल्डर के अंदर है, बाकी हमको कहीं भी टच वगैरह नहीं करना है। ठीक है, जैसा का जैसा उसको रहने देने का, हमको कुछ भी नहीं करने का। ठीक है, हमारा मेन काम हमारा एसआरसी के अंदर जितने भी फाइल्स है उससे हमको लेना देना है। ठीक है, बाकी मोस्टली तो हमको लेना देना ये ऐप डॉट जे से ही है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं और भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास पब्लिक फोल्डर में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था, उसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर क्या बोलते हैं, एसआरसी फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस भी है। अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्या है, ग्लोबल एचटीएमएल फाइल है, ग्लोबल एचटीएमएल फाइल। उसी तरीके से इंडेक्स डॉट जेएस हमारा ग्लोबल जावास्क्रिप्ट फाइल है। इसी तरीके से हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस भी है, ये हमारा ग्लोबल सी एस एस फाइल है। मैं ग्लोबल क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसके अंदर तुम जो भी सी एस एस लिखोगे वो जितना भी तुम पेजेस बनाओगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर तुम जावास्क्रिप्ट लिखोगे वो सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर तुम ऐप को यूज कर रहे हो, जो कि मतलब ऐप डॉट जेएस की यूज कर रहे हो। ऐप डॉट जेएस मतलब अगर ऐप डॉट जेएस में भी तुम जो जावास्क्रिप्ट लिखोगे वो सारे के सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐप डॉट सी एस एस भी हमारे पास यहाँ पर, और ऐप डॉट सी एस एस में भी जो भी तुम लिखोगे वो सारे पेजेस पे सी एस एस अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग app.css को भी इधर यूज कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ग्लोबल फाइल्स हैं जहाँ पर हम लोग अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, सीएसएस का कोड लिखते हैं, तो वो हमारे जितने भी पेजेस होंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा एक साथ। ठीक है, तो कुछ सीएसएस कुछ जावास्क्रिप्ट ऐसे होगा जो मैं एक ही बार लिखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जितने भी पेजेस सब पे अप्लाई हो जाए तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इतना तो बहुत हो गया हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। अभी बहुत सारा फोल्डर के बारे में समझ लिया हमने। अभी थोड़ा करके देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं तुमको अभी बताऊंगा कि रिएक्ट में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो रिएक्ट में बेसिकली हम काम करते हैं दो तरीके से। एक तो हम लोग फंक्शन कंपोनेंट बना के काम कर सकते हैं, दूसरा मैं क्लास कंपोनेंट बना के काम कर सकता हूँ। दो कंपोनेंट है। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो मोस्टली ज़्यादातर तो लोग फंक्शन कंपोनेंट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट उनको बहुत ज़्यादा इजी लगता है। ठीक है, तो हम भी बेसिकली ज़्यादातर तो फोकस फंक्शन कंपोनेंट पे ही करेंगे, फंक्शन कंपोनेंट बना बना के सारा काम करेंगे। बट हम क्लास कंपोनेंट को बारे में भी समझेंगे कि क्लास कंपोनेंट कैसे होता है, उसमें कैसे काम किया जाता है, वो भी देखेंगे हम। पर ज़्यादा मेजर हमारा फोकस फंक्शन कंपोनेंट पे रहेगा। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पर क्या वर्ड क्या बोला, कंपोनेंट। तो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फंक्शन कंपोनेंट, एक होता है क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले हम फंक्शन कंपोनेंट को देख लेते हैं कि फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो समझो हम लोग कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। मैं एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बना लिया एसआरसी के अंदर। ठीक है, अब उसके अंदर क्या बना लेता हूँ मैं, एक बना लेता हूँ नेम बार, या नेम बार बना लेता हूँ। नेम बार तो तुमको पता ही होगा जो ऊपर होता है नेम बार। इसका फाइल का नाम देता हूँ netbar.jsx। ये मेरे फाइल का नाम हो गया netbar.jsx। ठीक है, दिया मैंने। अभी कैसे लिखते हैं देखो, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, उसके बाद लिखोगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन कंपोनेंट में बना रहा हूँ फंक्शन, नाम क्या रखूंगा, नेटबार रखूंगा, जो फाइल का नाम है वही रखूंगा। इस तरीके से एक मैंने फंक्शन कंपोनेंट बना दिया। अब ये फंक्शन कंपोनेंट क्या करता है, कुछ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, एक एचटीएमएल का एक एचटीएमएल रिटर्न करेगा। याद रखना, इट विल रिटर्न ओनली अ सिंगल एलिमेंट। ये जो फंक्शन कंपोनेंट है एक सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करता है। अब ये सिंगल एलिमेंट क्या है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, बताऊंगा ये सिंगल कंपोनेंट क्या है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एलिवेट कोडर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा एलिवेट कोडर्स। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने लिखा इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर जो लोगो वगैरह यूज करा उसको भी हटा देता हूँ, हमको नहीं चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, खत्म कहानी। अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ये जो मेरा नेटबार का है ना, netbar.jsx, वो मैं इधर यूज करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट मेरा नेटबार फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश नेटबार। तो मैंने नेटबार को ले लिया और नेटबार को मैं इधर यूज कर लूंगा इस तरीके से। नेटबार इस तरीके से मैं यूज कर लूंगा टैग की तरह। जैसा हम HTML का टैग यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं उस कंपोनेंट को यूज कर लूंगा। अगर मैं अभी इसका रिजल्ट देखूं तो मैं देखो क्या दिख रहा है, एलिवेट कोडर्स दिख रहा है। ठीक है, मतलब इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने रिएक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट बना सकता हूँ। ये मेरा कंपोनेंट हो गया एक नेम बार। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को मैं जितनी चाहे उतनी बार यूज करूँ। देखो 2 बार लिखूँ 3 बार लिखूँ मैं यूज कर सकता हूँ। बट देखो यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि इट विल रिटर्न ओनली अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, ये एक सिंगल एलिमेंट को ही रिटर्न करता है। तो मैं कितने एलिमेंट रिटर्न कर रहा हूँ, देखो एक एलिमेंट रिटर्न कर रहा हूँ, दूसरा एलिमेंट हो गया, तीसरा एलिमेंट हो गया। मैं यहाँ पर 3 एलिमेंट रिटर्न करने का ट्राई कर रहा हूँ जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं कितना एलिमेंट रिटर्न कर सकता हूँ, ओनली सिंगल एलिमेंट रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ, ये तीनों को कट कर लिया, एक डिव कंटेनर बना लेता हूँ। डिव कंटेनर बनाना था मेरे को, डिव डिव कंटेनर। ठीक है, और इधर बन नहीं रहा है, काम करता हूँ मैनुअली लिख लेता हूँ इस तरीके से, डिव इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, 2 बार या 3 बार जितनी बार डालना है डाल दो। ठीक है, तो अभी कैसा हो जाएगा देखो, तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, डिव को रिटर्न कर रहा हूँ। अब डिव के अंदर तुम जितना चाहे उतना बनाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। पर रिटर्न क्या होना चाहिए, ओनली अ सिंगल एलिमेंट रिटर्न होना चाहिए। तो मैं डिव करके एक बना दिया एक एलिमेंट जिसके अंदर मेरे को जितना डालना है डालो, जितना भी कंपोनेंट तुमको डालना है डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिटर्न क्या होना चाहिए, एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न होना चाहिए। तो मैंने सब कुछ डिव के अंदर बंद कर दिया। अब डिव को हम रिटर्न कर सकते हैं। अभी तुमको क्या देखने को मिलेगा, देखो 3 बार लिखी हो तुमने, देखो। तो नेम बार में हमने एक ही बार कोड लिखा, उसको मैं जितना चाहिए उतनी बार यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये रहता है कंपोनेंट रीयूजेबल। तो हम रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट बनाते हैं ना उसको मैं रीयूज कर सकता हूँ। तो हमने क्या बनाया, एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया जिसको मैं n नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकता हूँ और किसी भी पेजेस में यूज कर सकता हूँ। अभी धीरे धीरे और भी इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक सिंगल कंपोनेंट रिटर्न किया जैसे कि जो डिव था। ठीक है, अभी जो मेरा नेम बार है, अगर मैं यहाँ पर भी देखो, अगर मैं यहाँ पर भी ट्राई करूँ इसको 2 बार रिटर्न करने का, मैं कर सकता हूँ क्या,
नहीं कर सकता, ठीक है, 2 बार मैं रिटर्न कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, तो हमारे पास एक फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से एक फ्रेगमेंट होता है हमारे पास HTML का, ठीक है, इस तरीके से फ्रेगमेंट देने का, फ्रेगमेंट के अंदर तुमको जो चाहे वो रिटर्न करने कर सकते हो जितनी भी, ठीक है। तो इसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं। इस फ्रेगमेंट के अंदर तुम रिटर्न करवा सकते हो n नंबर ऑफ HTML के एलिमेंट्स, ठीक है। अभी मैं 2 बार लिख दिया हूँ तो टोटल कितनी बार आ जाएगा, 6 बार आ जाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट में कितना कोड लिखा है, 2 बार लिखा है एलिमेंट कोडर्स एक कंपोनेंट में। तो मैं उस कंपोनेंट को 3 बार यूज कर रहा हूँ तो टोटल 6 बार आ गया है, ठीक है। समझ गए होंगे ना कैलकुलेशन कैसा है। नेप बार में हम लोग इसको 2 बार लिखे हैं और यहाँ पर यूज कितनी बार कर रहे हैं, 3 बार यूज कर रहे हैं, तो 2 3 6 हो गया, 6 टाइम्स हमको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं, थोड़ा समझ के लेने का, ठीक है, क्या है। या फिर मैं इधर अपना नाम लिख दूँ तो तुमको थोड़ा और समझ में आएगा कि कितनी बार यूज हुआ है, ठीक है, सूरज सहानी, ठीक है। तो अभी तुम देख सकते हो, अभी होगा एलिबर्ट कोडर सूरज सहानी, एलिबर्ट कोडर सूरज सहानी, एलिबर्ट कोडर सूरज सहानी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं और उसको n नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी आपको बस इतना ही समझ लेना है कि जो रिएक्ट होता है वो एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब है मेरे पास एक ही HTML का फाइल होगा, ठीक है। तो एक ही HTML का फाइल है और इसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकता हूँ, ठीक है। इसमें हम कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, मतलब हमको जो भी कुछ बनाना है रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट बनाते हैं और उसको जहाँ पर भी यूज करना है मैं यूज कर सकता हूँ, और वो जो कंपोनेंट हम बनाते हैं वो कैसे रहते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट रहता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। अगर इंटरव्यू के लिए भी कभी जाओगे तो आपको ये पूछा जा सकता है कि रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट का यूज क्यों करने का, रिएक्ट कौन सी टेक्नोलॉजी है, रिएक्ट कैसा एप्लीकेशन बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपका क्या इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी होता जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है मेरे साथ, मैं जैसा सिखा रहा हूँ सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही बंद करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो। बाय फ्रेंड्स।